फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशंस की सीरीज में हमने अब स्टार्ट कर चुके हैं। दो पार्ट हमने ग्रामेटिकल एरर्स, जो स्पोर्टिंग एरर से बनने वाले क्वेश्चंस, फिर हमने स्टार्ट किया था इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, और अब हम शुरुआत करते हैं आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट से बनने वाले क्वेश्चंस। देखते हैं, आज स्टार्ट करेंगे हम 2019 के 2019 के जो प्री के आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस है। अगेन वही आपको पता होना चाहिए, 2018-19 के अंदर प्री में 18 टोटल आपके पेपर्स हुए थे, और 18 पेपर्स के अंदर हर एक पेपर के अंदर आपके दो दो क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। तो 18 आपके पेपर्स थे, 2 क्वेश्चन सबसे पूछे गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 36 हैं, जो आपके टोटल 18 आपके पेपर्स थे उनमें से बने हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका और किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे, कैसे इन्हें आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। यहां सेंटेंस में कह रहा है कि द डायरेक्टर विल अग्री, फिर आप कह रहे हो कि विल अग्री विद द प्रपोजल। देखो अग्री के साथ में क्या होता है कि जब आपने विद लगा दिया, अग्री के साथ विद नहीं आएगा, अग्री टू द प्रपोजल आपको कहना पड़ेगा। यदि आप किसी वस्तु के, अग्री टू अ थिंग होता है, किसी वस्तु से आप अग्री होते हो, किसी से सहमत होते हो तो अग्री टू आता है। किसी व्यक्ति से यदि आप अग्री होते हो तो आपको क्या लगाना होता है, विद लगाना है। तो अग्री विद समबडी होता है और अग्री टू समथिंग होता है। तो यहां आपको कहना पड़ेगा अग्री ऑन अ प्रपोजल कहोगे, अग्री टू द प्रपोजल कहोगे, अग्री बाय द प्रपोजल कहोगे, या अग्री टू द, नो इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, और अग्री टू द प्रपोजल आपको यहां पर सेंटेंस में कहना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अग्री के बाद में विद आता है यदि किसी पर्सन से, तो अग्री, ठीक है ना। तो अग्री टू समथिंग, किसी वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, अग्री लगाते हैं, ठीक है ना, समथिंग। और यदि अग्री कहोगे, अग्री विद कहोगे तो अग्री विद समबडी, आप किसी व्यक्ति के साथ तो क्या कहोगे, अग्री विद समबडी, या अग्री विद अ पर्सन, तो अग्री विद अ पर्सन और अग्री टू अ थिंग, ठीक है ना। किसी थिंग, किसी वस्तु के साथ है तो अग्री टू आएगा, और व्यक्ति है तो अग्री विद आता है। तो यहां आपको कहना पड़ेगा द डायरेक्टर विल अग्री टू द प्रपोजल। क्या कहोगे, टू द प्रपोजल। सरल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए। 2019 के पेपर्स को आप टोटल ओवरऑल यदि आप चेक करते हो, प्री के पेपर्स और मेंस के पेपर्स, तो काफ़ी सरल पूछे हैं कंपैरेटिव टू, यदि आप कंपैरिजन करोगे 2018 के पेपर्स से या 2017 के पेपर्स काफ़ी मुश्किल थे। देखिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द कैप्टन as well the players were responsible for winning the trophy। well known आपका सेंटेंस है, सभी लोग जानते हैं। as well as का नियम आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस में as well नहीं, as well as हम लगाएंगे, और as well as का नियम होता है कि उसके पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी। द कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब आपकी वॉज होनी चाहिए, और as well के बाद as होना चाहिए। कहाँ है सेंटेंस, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, वॉज आपकी वर्ब सही है, और एज वेल एज भी यहाँ पर सही है। इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। एज द कैप्टन वर यहाँ गलत हो जाएगा, द कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर्स वर गलत होगा। तो ऑब्वियसली क्या कहना पड़ेगा यहाँ पर, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, और वॉज कहोगे। सेंटेंस आपका बहुत ही सरल है, सिंपल सा सेंटेंस। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पहला ही रूल है, आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज, इन एडिशन टू, with, along with, together with, and not or besides, like, dislike वगैरह जो वर्ड्स आपके ये होते हैं, इनमें क्या होता है कि इन वर्ड्स के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगाते हैं। तो कैप्टन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब वॉज रहेगी, ठीक है ना। और एज वेल नहीं बल्कि एज वेल एज हमें पूरा प्रपोजिशन यहाँ पर यूज है वो करना होगा। लिंकिंग डिवाइस है यहाँ पर ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कहता है, देयर इज अ ग्रेट डिसग्रेड, डिग्रेड। डिग्रेड आपकी वर्ब होती है, यहाँ आर्टिकल लगा रहे हो, अ ग्रेट कह रहे हो तो आपको नाउन कहनी पड़ेगी, डिग्रेशन कहना पड़ेगा, नाउन कहना पड़ेगा। डिग्रेशन, और डिग्रेशन के बाद ऑफ आता है, और ऑफ के बाद वैल्यूज कहोगे आप। डिग्रेशन ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न एज,
डेलिब्रेशन फॉर वैल्यूज, या डेलिब्रेशन तो निश्चितता के अर्थ में कहते हैं, उस अर्थ में आएगा, या विचार, डेलिब्रेशन ऑफ वैल्यूज मीन्स विचार विमर्श करने के अर्थ में आप कहना चाह रहे हो। डेमोन्स्ट्रेशन आपका प्रदर्शन करने के बारे में बात कर रहे हो। तो मॉडर्न एज के अंदर क्या कहोगे यहाँ पर, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न एज। आपके वर्तमान जो एज है, मॉडर्न जो जमाना है, इसके अंदर क्या हुआ है, हमारी वैल्यूज का क्या है, डिग्रेडेशन हुआ है। वैल्यूज में क्या है, घटाव आया है, उनके अंदर क्या आया है, कमी आई है। तो कमी आने में आप कहते हो, या डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर क्या हुआ है, घटाव हुआ है। तो यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज कहना पड़ेगा। नाउन आपको कहनी पड़ेगी डिग्रेडेशन। डिग्रेड तो आपका वहां पर वर्ब है, तो वर्ब यूज नहीं करोगे, आर्टिकल लगा हुआ है, नो नाउन नो आर्टिकल का आपका अप्लाई होता है यहाँ पर, और डिग्रेडेशन आपको कहना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। देखो यहाँ सेंटेंस कह रहा है अ मैन इन नीड। अ मैन इन नीड ऑब्वियसली आपको पता है वर्ड आप सिंगुलर है, अब वर्ब सिंगुलर कहोगे तो प्लीड्स कहना पड़ेगा, लेकिन आप जो पास्ट की बात कर रहे हो तो प्लीडेड कहोगे, प्लीडेड हेल्प, प्लीडेड के बाद फॉर आता है, फॉर के बाद हेल्प आपकी नाउन बन गई वहां पर, ठीक है। प्रोमिस्ड फॉर हेल्प, प्रोमिस्ड फॉर हेल्प आएगा नहीं। कमांडेड फॉर हेल्प, टू हेल्प कहोगे, इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, या रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग कहोगे। ऑब्वियसली आपको सेंटेंस में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्प के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना याचना करने में, अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, आपके ऐसा व्यक्ति जो जरूरतमंद बंदा था, उसने क्या किया, हेल्प के लिए प्रार्थना करी। तो प्लीडेड आप पास्ट में कह रहे हो, सेंटेंस में फॉर हेल्प, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। चलो हेल्प यहाँ पर नाउन के अर्थ में आ रहा है, ये नाउन है हेल्प खुद यहाँ पर, ठीक है ना। वर्ब होती तो हेल्पिंग हो जाता, लेकिन यहाँ वर्ब का सेंस ही नहीं है, खुद नाउन है, ठीक है। आई नीड हेल्प। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, माई शूज वर worn आउट सो आई हैड टू बाय a new one। अब शूज आपको पता है प्लूरल होता है, शूज एक प्लूरल वर्ड होता है। यदि हम उसे कहना चाहते हैं कि एक कहते हो कि मैंने जूते खरीदे, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि आई बोट अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है शूज के अर्थ में, और यहाँ आपने कह दिया अ न्यू वन। अ न्यू वन का मतलब है कि आपने एक नया जूता खरीदा है, तो एक नए जूते खरीदने के अर्थ में तो आप कहेंगे नहीं, एक तो कहोगे नहीं, तो या तो आप कह सकते हो अ न्यू पेयर ऑफ, अ न्यू पेयर वंस, आप इस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। तो अ न्यू कहोगे तो वंस आएगा नहीं, न्यू वंस हो सकता है प्लूरल, और न्यू वंस को तो मतलब नहीं, क्या कहोगे, न्यू वंस। नाउन मस्ट बी प्लूरल आपको कहनी पड़ेगी। आप कहोगे माई शूज वर worn आउट सो आई हैड टू बाई न्यू वंस, ठीक है ना, क्या कहोगे, न्यू वंस, क्योंकि नाउन आपकी शूज जो है वो प्लूरल है, ना कि आपकी सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन होती तो वहां सिंगुलर हो जाता। क्लियर है। चलो सरल क्वेश्चन है, आपके नाउन से बना हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। नाउन का रिपीटेशन हम वहां पर प्रोनाउन से कर रहे हैं। तो न्यू वंस कहोगे, क्या कहोगे, न्यू वंस। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। आपके ग्रामर का अच्छा नॉलेज, पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी फिलहाल आपकी कंजंक्शन टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कंजंक्शन होगा, प्रेपोजिशन वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन बात है इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिक टॉपिक्स आपको आने चाहिए। बेस टॉपिक्स विशेषकर कौन सा है आपका, टेंस का टॉपिक। टेंस का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे भी, और आपको भी साथ साथ में उसको पढ़ना है अच्छे से। बेसिक एंड वर्ब का टॉपिक है, उसे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से नाउन का यूज होता है, प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, क्या, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है ना। उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक बहुत अच्छे से आपको तैयार होना बहुत जरूरी होता है। चलिए तो क्वेश्चन है आपका, देखो क्या कह रहा है, ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ सोवर, कि जब भी वो सोवर लेता है, जब भी वो क्या कर रहा होता है, कि स्नान कर रहा होता है, उस दौरान वो क्या करता है, ही ऑलवेज, ही सिंग्स ऑलवेज। पहली बात तो सिंग नहीं, आपको सिंग्स कहना पड़ेगा, और एडवर्ब का यूज एक वर्ब होती है तो उसके पहले आता है ऑलवेज, और यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा सिंग्स। ही ऑलवेज सिंग्स व्हेन ही इज हैविंग अ सोवर, कि जब वो नहा रहा होता है तो उस दौरान वो क्या करता है, गाने गाता है। तो ही ऑलवेज सिंग्स कहना पड़ेगा, ना कि ही सिंग्स। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो एडवर्ब का यूज उस वर्ब से हमें पहले करना होता है। यदि इसकी जगह 2 या 3 वर्ब होती तो उस कंडीशन में पहली वर्ब के बाद होती है।
तो इस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट जो इसका जो आंसर बनता ना, वो आंसर होना चाहिए था ही इज ऑलवेज प्लेइंग। ये होना चाहिए था सेंटेंस में, ये होना चाहिए था ही इज ऑलवेज सिंगिंग, ये होना चाहिए था। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। ये इसका करेक्ट, इसका जो इंप्रूवमेंट होगा ये होना चाहिए था ही इज ऑलवेज सिंगिंग। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी पॉजिटिव सेंटेंस में, या आप सॉरी आप कहते हो कि किसी इंडेफिनेट सेंटेंस में जब हम ऑलवेज का यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव सेंस के अर्थ में आता है। लेकिन किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यदि आप ऑलवेज यूज़ करते हो, कॉन्टिन्यूस टेंस से बना हुआ सेंटेंस है, ऑलवेज यूज़ किया उसमें, तो वो एक नेगेटिव हैबिट की तरह यूज़ करता है। सेंटेंस के अंदर ये कह रहा है कि जब भी वो सोवर करता है, जब भी वो नहाता है, उस दौरान वो गाने गाता रहता है। तो उसमें का मतलब आप एक पॉजिटिव सेंस में नहीं, एक नेगेटिव सेंस में कहते हो। तो सेंटेंस होना चाहिए था ही इज ऑलवेज सिंगिंग, ही इज ऑलवेज सिंगिंग व्हेन ही इज हैविंग अ शॉवर, ये होना चाहिए था। लेकिन ये सेंस इसके अंदर यहाँ सेंटेंस में ऑलवेज ही इज सिंगिंग कर दिया आपने। ऑलवेज एडवर्ब का यूज इस तरह आप यहाँ नहीं कर सकते। ये ऑलवेज आपकी पहली वर्ब के बाद में आने वाली एडवर्ब होती है। तो एडवर्ब का यूज या तो आप पहली वर्ब के पहले, एक वर्ब है तो उससे पहले करें, एक से ज्यादा वर्ब है तो पहली वर्ब के बाद में होता है। क्लियर है? तो आप कह दोगे सेंटेंस में होना ये चाहिए था ही इज ऑलवेज सिंगिंग, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से हमें करना ही ऑलवेज सिंग्स। तो ही ऑलवेज सिंग्स कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में दे रखा है ही ऑलवेज सिंग्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश के लिए बैटलफील्ड के अंदर लड़ना, नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। ग्रेट स्ट्रेंथ कहोगे तो फिर भी मान लेंगे। देखो द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस, ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कहोगे तो लॉट्स नहीं आ सकता। अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कहते तो फिर भी सही हो जाता। यदि इसकी जगह यदि आप अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कहते तो वो करेक्ट हो जाता। लेकिन अब लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो हम रख नहीं सकते। इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रांगनेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल हम लगा नहीं पाएंगे। तो हमें क्या कहना पड़ेगा? ग्रेट करेज। क्या कहोगे? ग्रेट करेज। करेज भी अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, और ग्रेट करेज कहने की जरूरत नहीं, सीधा ही कह दोगे ग्रेट करेज। या तो कह दो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, या तो कह दीजिए अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, या कह सकते हो क्या? ग्रेट करेज। एक में क्या होगा? साहस की बहुत जरूरत होती है, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। ठीक है ना? तो टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है ना? फाइट इन द बैटलफील्ड नहीं कहोगे, ऑन द बैटलफील्ड कहना पड़ेगा आपको। टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ आवर वंस कंट्री, अपने देश के लिए बैटलफील्ड के अंदर लड़ना। ठीक है ना? एक किसकी जरूरत होती है उसको? एक ग्रेट करेज की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है। ठीक है ना? चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है? देखो एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट। आपको पता है रिजेंबल एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहना पड़ेगा सेंटेंस में ही रिजेंबल्ड। क्या कहोगे? ही रिजेंबल्ड अ कैट। क्या कहोगे सेंटेंस? द एनिमल रिजेंबल्ड अ कैट। तो यहाँ पे रिजेंबल्ड आएगा, रिजेंबल्ड के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करोगे नहीं, तो रिजेंबल के साथ प्रेपोजिशन नहीं है। और एक दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि रिजेंबल एक स्टैटिक वर्ब है, तो आप इसे आईएनजी वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे मान लो, यदि मान लो इस सेंटेंस को इस तरह दिया होता कि द एनिमल इज, या आपने कह दिया वॉज, द एनिमल वॉज resembling with, क्या कह रहा है सेंटेंस? resembling with a cat। अब मान लो ये सेंटेंस होता तो पहली बात तो रिजेंबल के साथ विद नहीं आएगा, और दूसरी बात रिजेंबल एक स्टैटिक वर्ब है जो कभी आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज आप नहीं कर सकते। तो सेंटेंस आपका सीधा ही बन जाएगा कि द एनिमल, क्या कहोगे? रिजेंबल्ड, द एनिमल रिजेंबल्ड अ कैट। ठीक है? इस तरीके से तो क्या बनेगा? रिजेंबल्ड। ओके चलिए, ओके सेंटेंस आपका सरल है। रिजेंबल एक स्टैटिक वर्ब है
स्टैटिक वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनको आप आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। टेंस टॉपिक में उसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब जिसे हम कहते हैं, जो आईएनजी फॉर्म में आपकी चेंज है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। चले, तो आपका क्वेश्चन है क्या कहोगे, द एनिमल रिजेंबल्ड, ठीक है ना, अ कैट। ओके, विद आपका यूज है वो नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन के अंदर, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आपको यदि समझ में नहीं बैठा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको वहां पर आंसर कर दूंगा, उसका रिप्लाई आपको वहीं पर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो ओके। हाँ, जैसा भी आपको लगे आप वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है ना, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इन चीज़ों को, ठीक है ना, और जो उसके कमेंट्स करिए, ठीक है ना, कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके रिप्लाई बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव रिप्लाई बहुत ज़रूरी है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ईजी देन अ प्रीवियस वन। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इजी देन नहीं, इजियर देन कहना पड़ेगा आपको, सेंटेंस इन कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना पड़ेगा। तो इजी देन नहीं, आपको इजियर देन कहना पड़ेगा, इजीएस्ट होगा नहीं। तो इजियर देन द प्रीवियस वन, अ प्रीवियस वन नहीं, द प्रीवियस वन, आर्टिकल द का इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा। तो इजियर देन, तो क्या कहोगे, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजियर देन द प्रीवियस वन। द प्रीवियस वन पर्टिकुलर, जब किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंपैरिजन किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से करोगे तो आर्टिकल द आपको लगाना पड़ेगा। जहां पर्टिकुलराइज करते हो किसी भी चीज को तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। तो आप कहोगे यहाँ सेंटेंस के अंदर प्रॉब्लम इज इजियर देन द प्रीवियस वन, इजियर देन। ओके, चलिए, अभी जो आपकी ये सीरीज़ हैं, अभी खैर फिलहाल जो आपके एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, जो आपके सीजीएल के एग्ज़ाम्स अभी आपके चल ही रहे हैं, उनमें खैर आपके काम की तो है ही फिलहाल, तो उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन विशेषकर ये आपके फाउंडेशन के लिए हैं, जो आपका एसएससीजीएल मेंस का जो आपका पेपर है इस बार, मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। कोशिश करूँगा कि आपके मेंस के एग्ज़ाम तक में लगभग 19 या 19 का 18, 17 और 15, 2015 तक का मैटर मैं कवर करवा पाऊँ, आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं आपको कंप्लीट करवा पाऊँ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें, ठीक है ना। ओके, चलिए, ओके, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में सारे पेपर्स एक ही साल के हो जाए, इससे बेटर कुछ भी नहीं होता। आप इसे रियलाइज़ कर सकते हो यदि इन्हें आप कंप्लीट करोगे, यदि 5 साल के कंप्लीट करोगे। मेरा टारगेट आपका 10 इयर्स तक का है, पिछले 10 साल के सारे पेपर्स है इसी तरीके से सॉल्व करवाने का मेरा टारगेट है। आई होप कि मैं उसमें कामयाब रह पाऊँ। देखो, चलो ओके, तो देखें आप, ठीक है ना, आपके मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इन चीज़ों को आपको समझें। देखो कर रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, सेंटेंस कह रहा है कि नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ इट्स वेरिएंट इमेज इन द वर्ल्ड कप। पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कैश थ्रू या कैश थ्रू का नहीं, कैश ऑफ का कोई मतलब, कैश इन ऑन, टू कैश इन ऑन, टू कैश इन ऑन का मतलब होता है लाभ उठाने की बात कर रहा है। टू टेक ग्रेट एडवांटेज के अर्थ में कहना चाहता है, लाभ उठाना, किसी चीज का लाभ है ना, उसे कहते हैं लाभ उठाना। टेक एडवांटेज कहते हैं, क्या कहोगे, टेक एडवांटेज। तो कहोगे यहाँ पर कि नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश इन ऑन इट्स वेरिएंट इमेज इन द वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो इसका मतलब लाभ उठाना किसी चीज का, या कैश इन ऑन का मतलब है टू टेक ग्रेट एडवांटेज किसी चीज का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योर एडवाइस विल बेनिफिट टू। बेनिफिट के बाद में प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, बेनिफिट मी, सीधा बेनिफिट के बाद टू यूज नहीं करना है, सीधा बेनिफिट मी आ जाएगा। बेनिफिट फ्रॉम या बेनिफिट फॉर यूज नहीं करोगे, बेनिफिट के बाद किसी भी तरह की प्रपोजिशन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। योर एडवाइस विल बेनिफिट मी, एडवाइस आपको पता है नाउन है, सी वाली नाउन होती है, ठीक है ना, और एस वाली वर्ब होती है। एडवाइज वर्ब होती है, ऐसी करोगे तो वो वर्ब हो जाएगी, और सी वाली नाउन होती है, ठीक है ना, सी वाली नाउन, एस वाली वर्ब होती है, ठीक है ना। तो बेनिफिट मी ना कि बेनिफिट टू मी कर दो आप, यहाँ पर प्रपोजिशन का इस्तेमाल आप यहाँ पर नहीं करोगे।
क्वेश्चन नंबर 12, वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे। वेयर यू लेफ्ट, सीधी आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी। वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म जनरली हम हु के साथ लगा सकते हैं। हु जो लगाते हैं, हु से आपने सेंटेंस कह दिया, हु वेंट देयर, वहां कौन गया। लेकिन उस कंडीशन में हु आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, यू आपका सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस इंटरोगेटिव में जब बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो हमें वेयर डिड यू लेफ्ट, डिड के साथ लेफ्ट तो हम लगा नहीं सकते, ये तो सेकंड फॉर्म बन गई आपकी। वर यू लीविंग का कोई सेंस नहीं है, तो डिड यू लीव क्या कहोगे, डिड यू लीव। यहाँ सेंटेंस इन कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि यस्टरडे लगा है, पास्ट का सिंपल सेंटेंस होगा और आपको कहना पड़ेगा वेयर डिड यू लीव, वेयर डिड यू लीव योर बैग यस्टरडे। ठीक है ना, तुमने कल अपना बैग कहाँ पर रख दिया था, वेयर डिड यू लीव। ठीक है ना, वेयर डिड यू लेफ्ट मत बोल देना, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो आप डिड के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डू डज और डिड के साथ आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है, ना कि सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन आपका, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। पहली बात तो आपको देखना होगा कि हार्डली के बाद में आपको इन्वर्जन करना होता है। इन्वर्जन आपने हैड कर दिया, हैड के बाद सिट, सिट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी सैट। आपको पता है सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सैट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और सैट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हेड के साथ वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली के साथ में या तो व्हेन आता है या बिफोर आता है। या तो व्हेन का इस्तेमाल करते हैं या बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, हम देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहली बात तो सेट के साथ ऑन टू और फिर देन कर दिया, ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। सेट के बाद ऑन कर दिया और आगे वैन का इस्तेमाल यहाँ करेक्ट बैठ रहा है, सिट आएगा नहीं और आगे वैन, तो ठीक है। ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी। तो आपने कह दिया सेट ऑन द चेयर, वैन क्या कहोगे, इट ब्रोक। ठीक है, तो हार्डली सेट ऑन द चेयर, ठीक है, वैन इट ब्रोक। ठीक है, तो हार्डली का ध्यान रखना, हार्डली से हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली वगैरह यूज करते हैं, इनके साथ देन नहीं बल्कि वैन का इस्तेमाल होता है। और सेंटेंस आपका इन्वर्जन होगा ही होगा, इन्वर्जन इसने कर रखा है, लेकिन हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए सेट, और आगे वैन आएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका सी जो है, इससे हम इसे इंप्रूव कर देंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका क्वेश्चंस बन रहे हैं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द ड्राइवर डाइव इन द पूल, डाइव इन द पूल नहीं, डाइव इनटू द पूल होगा। और पहली बात तो इनटू पूल कहोगे नहीं, ये आप डाइव तो फर्स्ट फॉर्म, या तो डाइव्स इनटू द पूल करो या आपको कहना पड़ेगा डाइव्ड इनटू द पूल। तो डाइव्ड इनटू द पूल इसमें है सेंटेंस में, डाइव्स टू द पूल होता नहीं है, डाइव्स एट द पूल होगा नहीं, तो डाइव्ड इनटू द पूल कहोगे। ठीक है ना, तो द ड्राइवर डाइव्ड इनटू द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, आप बहुत ऊंची मतलब ऊंचाई से वो क्या किया है, कूदा है, किसमें, पूल में कूदना। तो डाइव इनटू द पूल, ठीक है ना, इनटू का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, जंप के अर्थ में, डाइव के अर्थ में। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 15, मैनी ऑफ अ स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ आर्टिकल कैसे लगाओगे, ए आपको मैनी ऑफ द कहना पड़ेगा और स्टूडेंट्स तो आपका प्लूरल होगा, वर्ब आपकी प्लूरल होगी। तो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स या मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे आपने ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जब यूज करते हैं तो नाउन के पहले आर्टिकल लगाना बहुत जरूरी है, आर्टिकल द या कोई ना कोई पॉजेसिव आपका इस्तेमाल होता है यहाँ पर। जैसे वन ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वैसे आपने कह दिया मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा और वर्ब तो आपकी वर आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि मैनी अपने आप में ही प्लूरल होता है। ठीक है ना, चलिए, तो क्वेश्चन आपका आंसर डी बैठेगा, इसमें इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, When I was working in a software company, अगर जब मैं किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम कर रहा था, ठीक है, इट वॉज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी था क्या, टू रजिस्टर माई लीगली, टू रजिस्टर माई सेल्फ कहना पड़ेगा। रजिस्टर अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो रजिस्टर माई सेल्फ लीगली कहना पड़ेगा एज एन ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो रजिस्टर मी लीगल, रजिस्टर माई सेल्फ लीगली, रजिस्टर माइन लीगली, क्या कहोगे, रजिस्टर माई सेल्फ लीगली। ठीक है ना, तो व्हेन आई वॉज वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी,
It was mandatory to register myself legally as an authorized software developer. Register अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, माई सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा रजिस्टर माई सेल्फ लीगली, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना, अवेल आपका वर्ड होता है, अकस्टम वर्ड आपका, अडेप्ट है, अपने बाद में क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, एंजॉय वगैरह, प्राइड है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। तो आप कहोगे रजिस्टर माई सेल्फ लीगली। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई विश आई वर, क्या कहोगे आई विश, इफ आई वॉज, आई विश कह रहे हो तो इफ कंडीशनल वाला सेंटेंस नहीं बनेगा, और आई वॉज नहीं आई वर कहना पड़ेगा। आई विश आई वर, क्या कहोगे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई स्कूल, ठीक है ना। आई विश आई वर, यहाँ पर आप कहते हो कि मैं चाहता तो बहुत हूँ कि मैं क्या अपने स्कूल का क्या बन जाऊं, प्रिंसिपल बन जाऊं, या बन जाऊं, यहाँ पास्ट की बात नहीं कर रहा है। आपको पता होना चाहिए आई विश वाले सेंटेंस, इफ ओनली वाले सेंटेंस, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, और ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर आपको बी वर्ब के रूप में हमेशा वर का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ सेंटेंस का मीनिंग पास्ट नहीं है। यहाँ आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई स्कूल का मतलब है कि मैं चाहता तो बहुत हूँ कि मेरी स्कूल का प्रिंसिपल बन जाऊँ, ठीक है ना, लेकिन ऐसा बन नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बन पा रहा हूँ ये बात मैं आपको बता नहीं सकता। तब कहते हो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। या आपने कह दिया आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे वर कहना पड़ेगा। सब्जेक्ट वॉट एवर आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे होता है सी विशेष सी वर, ठीक है ना, ही विशेष ही वर, ठीक है ना, इस तरीके से वी विश वी वर। तो कुछ भी हो सब्जेक्ट आपका, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, आपको बी वर्ब के रूप में वर का ही इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। दूसरी यदि कोई वर्ब है तो आपको उसे सेकंड फॉर्म के अर्थ में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आता आई विश आई गो, तो आपको कहना पड़ेगा आई विश आई वेंट देयर, या आई विश आई वुड गो देयर, ठीक है। तो वुड गो या वेंट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, वर्ब सेकंड फॉर्म के रूप में यूज करनी पड़ेगी। यहाँ सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते आई विश के बाद में, ठीक है ना। जैसे आपने कह दिया इस तरह आ गया सेंटेंस की आई विश, और आ गया सेंटेंस आई गो, तो आई विश आई गो नहीं आएगा, आई विश आई वेंट आपको कहना पड़ेगा, या आई विश आई वुड गो, इस तरीके से आपको कहना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आई विश आई गो नहीं कहोगे, गलत हो जाएगा। वर्ब इन पास्ट फॉर्म आपकी सेकंड फॉर्म होगी, और आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी यूज करते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अमित हैज द गुड कमांड ऑन इंग्लिश, द गुड कमांड ओवर होता है, द गुड कमांड ओवर इंग्लिश होगा, द गुड कमांड ओवर इंग्लिश। देखो अ गुड कमांड ओवर, द गुड कमांड नहीं अ गुड कमांड, एक पर्टिकुलर कमांड के अर्थ में अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश होगा। सेंटेंस आपका बनेगा अ गुड कमांड ओवर, ठीक है ना। अ बेटर कमांड ऑफ या अ बेस्ट कमांड नहीं आएगा, तो कमांड ओवर आएगा। तो अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश एज ही बोर्न, he was born and brought up in England, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। We came back because we had run out of money, run out of money का मतलब पैसे खर्च हो जाना पूरे पर, लेकिन रन आपने वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म कर दी, फर्स्ट फॉर्म कर दी। आपको पता है रन फर्स्ट फॉर्म होती है, रैन सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म आर यू एन, रन सेम होती है। तो रैन तो सेकंड फॉर्म होती है, और हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो रैन तो लगा नहीं सकते, आपको रन तो कहना ही पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी ये रन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ। तो आप कहोगे सेंटेंस के अंदर वी केम बैक, ठीक है ना, बिकॉज वी हैड रन, क्या कहो रन आउट ऑफ मनी, तो हैड रन आउट ऑफ मनी होगा, यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ेगा वी हैड रन आउट ऑफ मनी, पैसे बिल्कुल खर्च हो जाने के अर्थ में आप कह रहे हो। हैड रन, रन आर यू एन आएगी थर्ड फॉर्म के रूप में, रैन तो सेकंड फॉर्म है तो वो वहां पर गलत हो जाएगी। When it started raining, I ran, यहाँ ran वर्ब किसने फॉर्म लगाई है, to the nearest house, पढ़ने में ही आ रहा है, the nearer house नहीं होगा, the nearest house, क्या कहोगे the nearest house, the nearest house for shelter, the nearest house, क्या कहोगे the nearest house, the nearest आपकी सुपर डिग्री है, जितना भी आपको जरूरत, नजदीक से नजदीक तो घर था,
तो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई ran टू द नियरेस्ट हाउस फॉर शेल्टर। आपका जैसे ही बारिश स्टार्ट होना शुरू हुई, मैं नज़दीक वाले जो शरण स्थली के लिए नज़दीक वाला जो भी नज़दीक मुझे घर दिखा वहाँ पे हम चले गए। ठीक है ना। स्टार्ट अपने बाद जिरंड का इस्तेमाल करता है, स्टार्ट स्टॉप वगैरह अपने बाद जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब इन आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं वर्बल नाउन के रूप में। चलो क्वेश्चन नंबर 21, इफ दे विल गेट मैरिड, इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। कंडीशनल सेंटेंस का रूल आपको पता होना चाहिए कि इफ वाला क्लॉज जो होता है उसके अंदर आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आप विल नहीं लगा सकते। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं या पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं या आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट के परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। कंडीशनल 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। इफ क्लॉज में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ क्लॉज में जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इफ क्लोज में जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो आगे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में इफ में विल लगा दिया। ये जो इफ होता है, व्हेन होता है, ठीक है, अनलेस हो गया, अनटिल है, ठीक है ना, एज सून एज है, इनके साथ फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हम नहीं करते। जनरली आप सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ का सेंटेंस में कि इफ दे विल गेट नहीं, इफ दे गेट, क्या कहोगे, इफ दे गेट मैरिड, गेट के साथ पास्ट पार्टिसिपल के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। गेट मैरिड, गेट चैलेंज्ड वगैरह यूज होते हैं। तो गेट मैरिड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ दे गेट मैरिड, ठीक है ना, दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। आप यदि वो शादी कर लेते हैं तो वो पक्का ही मुंबई के अंदर सेटल हो जाएंगे। तो क्या कहोगे, इफ दे विल बी गेटिंग, इफ दे हैड गॉट मैरिड कहोगे तो वुड हैव बीन आगे होना चाहिए था। इफ दे गेट मैरिड क्या कहोगे, इफ दे गेट मैरिड, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। आप यहाँ थर्ड फॉर्म से ये ना समझे कि ये तो पास्ट हो गया, या गोट मैरिड होता तो आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती। तो यहाँ कहना पड़ेगा गेट मैरिड, गेट के बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो आपका क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। देखो, दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सून एज द टीचर एंटर द क्लासरूम। स्टॉप के साथ आपने लाफ लगा दिया, स्टॉप के बाद लाफ लगा दिया। स्टॉप के साथ क्या है कि लाफ भी आ सकता है, स्टॉप लाफिंग भी आता है। जब कोई काम करते करते आप रुक जाते हो तब आता है कौन सा, जिरंड, और आप रुकते हो ताकि वो काम कर पाए, ठीक है ना, तो वो आता है क्या आपका वहां पर, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो आपने जैसे सेंटेंस आपने ये कहा, देखो सेंटेंस में अंतर क्या आया। एक तो आपने कह दिया सेंटेंस में कि वी स्टॉप्ड, एक तो आपने कह दिया वी स्टॉप्ड, ठीक है ना, और आपने कह दिया सिंगिंग, वी स्टॉप सिंगिंग। इसका तो मतलब है हमने गाना बंद कर दिया। वी स्टॉप सिंगिंग मतलब आप काफी समय से गा रहे थे, काफी समय से गा रहे थे और वो गाना आपने बंद कर दिया, ठीक है ना। तो आपने अगर हमने गाना बंद कर दिया तो वी स्टॉप्ड सिंगिंग सॉन्ग्स, वी स्टॉप्ड सिंगिंग सॉन्ग्स। इसका मतलब है हमने गाने गाना बंद कर दिया, मतलब जो गाने आप गा रहे थे काफी लंबे समय से उनको आपने बंद कर दिया। तो चलते हुए किसी काम को रोकना, स्टॉप के साथ जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो आपने कह दिया सेंटेंस में कि वी स्टॉप्ड टू सिंग सॉन्ग्स देयर। अब आपने सेंटेंस कह दिया कि वी स्टॉप टू सिंग सॉन्ग्स देयर। इसका मतलब है कि हम वहां पर रुके। इसका मतलब हम रुके हैं कहां पर, वहां पर, किस लिए, गाना गाने के लिए। हम वहां पर गाने गाने के लिए रुके, मतलब हम वहां पर रुके, हम स्टॉप किस लिए, ताकि वहां गाना गा पाए। हम रुके, हम वहां गाने गाने, आप जैसे आ रहे थे रास्ते में और आप कहीं पर ठहर गए, आपने पूछा कि वहां आप क्यों ठहर गए थे, तो आपके हम वहां गाना गाने, वहां जागरण चल रही थी, वहां सत्संग चल रही थी, तो हम वहां गाने गाने के लिए रुक गए। तो वी स्टॉप्ड टू सिंग सॉन्ग्स देयर। इसका मतलब हम वहां पर गाने गाने के लिए रुक गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम आप कर रहे थे काफी लंबे समय से उसको रोका है, और यहाँ पर आप रुके हैं ताकि आगे वाला काम आप कर पाओ। तो स्टॉप के साथ में जिरंड का इस्तेमाल भी होता है और स्टॉप के बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी होता है।
अब डिपेंड करता है आपके सेंटेंस की मीनिंग के ऊपर कि आप वहां पर क्या कहना चाह रहे हो। तो आपका सेंटेंस ये है कि दे स्टॉप्ड टू लाफ। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हो कि वो वहां पर रुके ताकि वो हंस पाए। वो हंसने के लिए नहीं रुके थे, उसने हंसना बंद कर दिया था। जो वो हंस रहे थे वो हंसना उसने बंद कर दिया था। स्टॉप लाफिंग कहना पड़ेगा, यहाँ टू लाफ की जगह आपको कहना पड़ेगा स्टॉप लाफिंग। क्या कहोगे? स्टॉप लाफिंग। तो दे स्टॉप्ड लाफिंग एज सून एज द टीचर एंटर द क्लासरूम। आपके जैसे ही टीचर्स क्लासरूम के अंदर आए वो सभी हंसना बंद कर दिया। एंटर आपको पता है, एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते जब आप फिजिकली किसी बिल्डिंग के अंदर आप एंटर लेते हो, ठीक है ना। लेकिन किसी फिजिकली किसी भी आप जैसे एग्रीमेंट, डील या कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वॉल्व होते हो तो उस अर्थ में एंटर के साथ इनटू जरूर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 23, देखो। इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। आगे सेंटेंस कह रहा है ही वुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। यहाँ सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बना हुआ है और डजंट स्कोर कह रहा है प्रेजेंट सिंपल आता है। आपको पता है इफ क्लोज में जब प्रेजेंट टेंस आएगा तो आगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि यहाँ पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होता तो आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि यहाँ पर हैड प्लस स्कोर्ड होता तो हम आगे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते। तो यहाँ ऑब्वियसली आपने क्या कहना पड़ेगा? विल नॉट बी, वॉज नॉट बी या इज नॉट बीइंग नहीं आएगा, विल नॉट बी। तो आप सेंटेंस में कहोगे कि इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स ही विल नॉट बी प्रमोटेड। तो ही विल नॉट बी प्रमोटेड की जगह आएगा ही वुड नॉट बी प्रमोटेड की जगह आएगा ही विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। सेंटेंस इन पैसिव वॉइस है, विल बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है ना, क्योंकि उसे ही प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ही विल नॉट बी प्रमोटेड, ठीक है ना। सेंटेंस इन पैसिव वॉइस आपका कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस की टाइप सेकंड है आपकी इस सेंटेंस के अंदर। टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट है जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल आपका लगा रहे हो और आगे आपने फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस बनाया है, विल नॉट बी प्रमोटेड, क्योंकि प्रमोटेड हमें ही कोई करना होगा, इसलिए सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस रहेगा। जब सब्जेक्ट अफेक्टेड होता है सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस नो सून होता है, नो सूनर होता है। No sooner the chief minister step in then। no sooner के साथ then तो ठीक है, the bomb exploded, लेकिन आपने कह दिया कि step सीधा ही बोल दिया, आगे पास्ट टेंस और आपने एक्सप्लोडेड भी कह रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपको यहाँ पर सेकंड पास्ट टेंस ही यूज करना पड़ेगा। और नो सूनर के साथ आपको इन्वर्जन तो करना पड़ेगा। इन्वर्जन करोगे तो हेड कहोगे तो हेड के साथ तो स्टेप तो बनेगा नहीं, स्टेप्ड होता तो हेड कह देते, तो ये ऑप्शन कट गया। डज कहोगे तो डज के साथ स्टेप कहोगे तो आगे आपकी सेकंड फॉर्म बन रही, ये बनेगा नहीं, तो आपको कहना पड़ेगा नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही होता है, ठीक है ना। डू डज डिड कुछ भी यूज करोगे तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी आपकी स्टेप, ठीक है ना। डज का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम एक्सप्लोडेड पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो नो सूनर, नो सून नहीं, नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का पता होना चाहिए कि सी और एम दोनों ही कैपिटल रहते हैं आपके, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह में आपको फर्स्ट लेटर दोनों कैपिटल रखने होते हैं, ठीक है। तो नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन, ठीक है ना। और नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन THAN वाला देन आता है, कभी भी EN वाला देन मत कर देना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Mother was watching a movie when the lights went off. Went going off, went के साथ going off की जरूरत नहीं, सीधा ही कह दो went off, सीधा ही कह दो क्या, went नहीं, उधर वर था, वर going off नहीं, went off कह दोगे, went off, went off। रेगुलर क्लास में टेंस के टॉपिक में हमने ये वाले क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए हैं। तो मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब लाइट चले जाना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा वेंट ऑफ, ठीक है। तो वॉच वॉचिंग में भी पास्ट सिंपल टेंस आएगा यहाँ पर। तो हैव गॉन ऑफ तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका, यहाँ पर गोइंग ऑफ कोई मतलब नहीं है, क्या कहोगे वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब हो गया कि लाइट है वो चली गई। एक वेंट ऑफ का मतलब विस्फोट होना भी होता है, गो ऑफ, गो ऑफ या वेंट ऑफ का मतलब विस्फोट होना भी होता है, वो भी एक आपकी फ्रेजल वर्ब है वेंट ऑफ। वहाँ वेंट ऑफ में एक फ्रेजल वर्ब है वेंट ऑफ, और यहाँ ऑफ अलग है, यहाँ बंद होने के अर्थ में ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ये ऑफ एक प्रेपोजिशन है वेंट ऑफ। यहाँ होता है कि वो बंद हुआ है, ऑफ होना,
उसे कहते हैं स्विच ऑफ द लाइट्स, ठीक है ना। तो ऑफ बंद करने के अर्थ में एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर वेंट ऑफ। एक वेंट ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है, उस वेंट ऑफ का मतलब होता है गो ऑफ कहो या वेंट ऑफ कहो, इसका मतलब है कि वहां पर विस्फोट हुआ है, ठीक है। जैसे आपने कह दिया कि अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन काबुल, ठीक है। जैसे आपने कह दिया अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन काबुल, इसका मतलब है कि विस्फोट होना, इसका मतलब होता है विस्फोट होना। लेकिन यहां पर वेंट ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब बनती है गो ऑफ, और गो ऑफ की आपने सेकंड फॉर्म लगाई है वेंट ऑफ। तो अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन काबुल यस्टरडे, ठीक है ना। तो वेंट ऑफ आपने गो ऑफ के अर्थ में फ्रेजल वर्ब बनती है। तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब है और वो आपका प्रेपोजिशन है, अंतर है दोनों में। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। Scarcely had the passengers boarded, हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इन्वर्जन भी कर रखा है, करेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। स्कैर्सली के बाद में वैन का इस्तेमाल सही है, वैन या बिफोर का यूज करते हैं तो वैन इसमें कर दिया। फिर आपके द कैप्टन वेलकम्ड देम, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया हुआ है। सेंटेंस इन नो इम्प्रूवमेंट होगा, सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। आप सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि पास्ट के दो कोलोकेशन जब हम बनाते हैं तो पास्ट का परफेक्ट आ गया तो पास्ट का सिंपल आना चाहिए, पास्ट का परफेक्ट हेड बोर्डर्ड आ गया तो वेलकम्ड पास्ट का सिंपल हो गया, ये कॉम्बिनेशन सही है। फिर स्कार्सली के बाद में आपका वैन होना चाहिए, वैन बिफोर इसमें दे रखा है, ये भी करेक्ट है। फिर तीसरी बात की हेड स्कार्सली स्टार्ट करोगे सेंटेंस तो आपका इन्वर्जन होना चाहिए, इन्वर्जन इसने कर रखा है, हेड को सब्जेक्ट से पहले ले रखा है और थर्ड फॉर्म को सब्जेक्ट के बाद में ले रखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेंटेंस आपका तीनों फॉर्मेट में करेक्ट बैठ रहा है। तो सेंटेंस क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस अपने आप में ही करेक्ट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट। आप कह रहे हो कि जब हम डेड की बात करते हैं तो यहां सेंटेंस क्या होगा, द ओल्ड लेडी नियरली डेड, डेड फ्रॉम। पहली बात तो डेड एक एडजेक्टिव होता है, डेड तो एक एडजेक्टिव होता है, वर्ब होती है डाई, क्या होती है डाई, और डाइड कहना पड़ेगा, और डाइड के साथ फ्राइट से कहोगे तो डाइड ऑफ होता है, क्या होगा, डाई ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक है। तो ही डाइड ऑफ फ्राइट, ठीक है ना। तो आप यहाँ सेंटेंस में कहोगे, डेड तो एक एडजेक्टिव होता है, डेड आउट ऑफ फ्राइट नहीं कहोगे, क्या कहोगे, डाइड ऑफ फ्राइट कहोगे, या डाइड विद फ्राइटनिंग कहोगे, डाइड ऑफ फ्राइट, क्या कहोगे, डाइड ऑफ फ्राइट कहना पड़ेगा, डाइड ऑफ, ठीक है ना। और डाई वर्ब है, डेड तो एडजेक्टिव होता है, डेड तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे मान लो आपने कह दिया अ डेड बॉडी, अ डेड बॉडी, तो डेड एक एडजेक्टिव होता है, डेड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। डेड ये डाई वर्ब है आपकी यहाँ पर, और डाई के साथ ऑफ लगाएंगे जब किसी चीज से आप घबरा के मर जाते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, ठीक है। और फिर आपने कह दिया टू बी फेल्ड, डिसअपॉइंट ऑन आता है, और ऑन कहते ही अपने बाद में आपको जिरंट तो यूज करनी पड़ेगी, ऑन, ऑन के बाद में फेल नहीं फेलिंग कहना पड़ेगा, फेलिंग अगेन, ऑन फेलिंग अगेन। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड ऑन फेलिंग अगेन, ना कि टू बी फेल्ड अगेन। डिसअपॉइंट के बाद टू नहीं आएगा, ऑन आना चाहिए, और ऑन कहोगे तो पैसिव वॉइस क्यों बनाए, आप एक्टिव वॉइस बनेगा, यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब है आपकी फेलिंग, तो आपको कहना पड़ेगा ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड ऑन फेलिंग अगेन, ठीक है ना। टू बी फेल्ड आप पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस होता तब हम फेल कहेंगे, फेल एक इंट्रांसिटिव वर्ब, आप आईएनजी वाली फॉर्म सीधी जिरंड बनाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन फेलिंग अगेन। अगला, आई डिड नॉट सी सम रीजन्स, डिड नॉट आपका नेगेटिव है सेंटेंस में, और नेगेटिव के साथ सम का इस्तेमाल नहीं, एनी का इस्तेमाल होता है। सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। और आपने कह दिया सम रीजन्स या एनी रीजन को या एनी रीजन्स को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, ऑब्वियसली यहाँ सेंटेंस में क्या कहोगे, सम रीजन्स की जगह आपको एनी रीजन कहोगे, सम रीजन कह नहीं सकते, नेगेटिव है आपका, और मैनी रीजन्स भी पॉजिटिव में आता है, आपको यहाँ कहना पड़ेगा एनी रीजन वाई, ठीक है ना। एनी रीजन्स वाई भी हो सकता था, एनी रीजन वाई भी हो सकता है, एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की नाउन आती है, तो एनी रीजन वाई भी सही है, एनी रीजन्स वाई भी सही है, दोनों करेक्ट होता है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो ये एनी रीजन, नेगेटिव सेंटेंस में सम का नहीं एनी का यूज हम करेंगे,
ठीक है, चलो अगला 30th क्वेश्चन, हैविंग बीन वॉर्न, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग, और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या करते हैं, हैविंग के साथ बीन लगाते हैं और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल हम दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है, एक तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैविंग के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, और आगे पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, डिड नॉट रिपीट, पास्ट सिंपल आपका आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हैविंग के साथ आपको या तो हैविंग, देखो एक तो हैविंग पैसिव वॉइस में बीन वॉन्ड बिफोर आप इस तरह यूज करोगे, बी वॉन्ड कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, और बीइंग वॉन्ड कोई मतलब नहीं है, तो क्या कहना पड़ेगा सेंटेंस में, हैविंग बीन वॉन्ड, हैविंग बीन वॉन्ड बिफोर। आपने वॉर्न किसको किया है, ही को ही तो वार्निंग दिया है ना, तो ही कोई वार्निंग दोगे तो सेंटेंस इन पैसिव वॉइस होना चाहिए, तो हैविंग बीन वॉर्न्ड, ठीक है ना, ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक, ठीक है ना, आपके हैविंग वॉर्न, क्योंकि आपने वार्निंग उसी को दी है, किसको वार्निंग दी है, ही को ही दी है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए, तो हैविंग बीन वॉर्न्ड बिफोर, ये वाला आपका क्लोज बनेगा, हैविंग बीन वॉर्न्ड बिफोर, पैसिव वॉइस। एक्टिव में हैविंग प्लस वॉर्न्ड, और पैसिव में हैविंग बीन वॉर्न्ड, ठीक है ना। चलिए, हाँ, पास्ट पार्टिसिपल क्वेश्चंस का बना हुआ है, आप बेसिक एंड वर्ब में हमें से काफ़ी पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ओके, आवर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम अ वीक टाइम, इन अ वीक टाइम, ये तो नॉर्मल है, इन अ वीक्स टाइम, ठीक है, फॉर अ वीक्स टाइम आप कह नहीं सकते, ठीक है, बाय द वीक्स टाइम आप कहोगे नहीं, ठीक है, और इन अ वीक्स टाइम, वीक अपस्ट्रोफी एस लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंथ या कैलेंडर पर लिखे जाने वाले जो डे है तो डेज हो सकता है, डे अपस्ट्रोफी एस, मंथ्स, ईयर्स, इनमें अपस्ट्रोफी एस आता है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। टाइमिंग फील्ड से जुड़े हुए जो वर्ड्स होते हैं इनमें आप अपस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन अ वीक्स टाइम क्या कहोगे, इन अ वीक्स टाइम। 32nd, you will not learn cycling unless you don't cry। आपको पता है unless और until के साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, unless you try कहना पड़ेगा, तो क्या कहोगे, until you don't, until के साथ don't वैसे ही गलत होगा, unless के साथ didn't वैसे ही गलत होगा, ठीक है ना, तो unless you try, unless you ट्राई, until you are not trying, not वैसे ही गलत हो गया, तीन ऑप्शन ही गलत हो गए, ऑप्शन ही एक बनेगा, कौन सा, सी, unless you try। you will not learn cycling unless you try, यदि आप कोशिश नहीं करोगे तो आप साइकिलिंग कभी नहीं सीख सकते, तो unless you try। unless और until अपने आप में नेगेटिव होते हैं, आप नॉट का इस्तेमाल उनमें नहीं कर सकते, तो unless you try सीधा सेंटेंस आपका बनेगा। कंजंक्शन सेंटेंस सबसे सरल आपका कंडीशनल सेंटेंस के रूप में बना हुआ है, अनलेस कंजंक्शन है और सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस से बना हुआ है। आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हैड हर्ड दैट सॉन्ग अगेन, व्हेन आई हर्ड, सेंटेंस कर, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, आप जब घर में बैठा था कुछ नहीं कर रहा था, व्हेन आई हैड हर्ड, हैड हर्ड का तो मतलब होगा कि मैंने पास्ट में पहले कोई चीज सुनी थी, और आप जो बैठे थे और उस दौरान आपने कोई एक्टिविटी सुनी है, तो आपको यहाँ पास्ट का सिंपल कहना पड़ेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ पास्ट का सिंपल यूज करोगे। परफेक्ट तो उस समय से पहले होने वाली घटना के अर्थ में कह रहे हो, तो आई हर्ड क्या कहोगे, हर्ड, ठीक है ना। आई हियर्स तो कह नहीं सकते, तो प्रेजेंट हो गया, हैज हर्ड आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया, परफेक्ट हो गया, तो ये तो आएगा नहीं, तो आपको कहना पड़ेगा आई हर्ड, ना कि आई हैड हर्ड। हैड हर्ड तो आप उस एक्टिविटी से उस समय से पहले कोई ऐसा काम कर लिया था, तो उस कंडीशन में आप कहोगे यहाँ पर, तो आपको कहना पड़ेगा आई हर्ड, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हर्ड दैट सॉन्ग अगेन, जब मैंने वो सॉन्ग दोबारा सुना। वन इवनिंग व्हेन फादर was coming home from work, I played in the front garden। आप कह रहे कि एक शाम को क्या था, जब पिताजी घर पे आए थे, घर पे आ रहे थे, वर्क से लौट के घर पे आ रहे थे, काम से लौट के घर पे आ रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था उस दौरान, गार्डन के अंदर प्लेड में, गार्डन में खेला था, खेल नहीं रहे थे उस दौरान, आप गार्डन में खेल रहे थे, तो पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान कोई टेम्परेरी एक्टिविटी आप कंटिन्यू कर रहे थे, तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको कहना पड़ेगा, तो आपको कहना पड़ेगा आई वॉज प्लेइंग, क्या कहोगे, आई वॉज प्लेइंग इन द फ्रंट गार्डन, ठीक है ना। आप जब एक दिन पिताजी इवनिंग शाम रहे थे, उस दौरान मैं क्या
कर रहा था, वहाँ पर मैं गार्डन में खेल रहा था। तो आपको कहना पड़ेगा आई वॉज प्लेइंग इन द फ्रंट गार्डन, मैं सामने वाले गार्डन के अंदर खेल रहा था। तो आई वॉज प्लेइंग, क्या कहोगे, आई वॉज प्लेइंग इन द फ्रंट गार्डन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है आपका, लॉन्ग आफ्टर दोस फाइव हॉर्सेज फिनिश drinking water from the trough, an old horse appeared over the brow of the hill। appeared अपने पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। ऑब्वियसली यहाँ सेंटेंस के अंदर क्या कहना पड़ेगा कि लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses हैड फिनिश्ड, क्या कहना पड़ेगा, हैड फिनिश्ड। पास्ट की दो एक्टिविटी में जो एक्टिविटी बाद में होती है वो पास्ट के सिंपल में होती है, जो पहले एक्टिविटी हो जाती है वो पास्ट का सिंपल, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। तो पास्ट के परफेक्ट के रूप में आपको हैड फिनिश्ड कहना पड़ेगा, हैव फिनिश्ड आएगा नहीं, हैड बीन फिनिशिंग तो पैसिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा। तो आपको कहना पड़ेगा हैड फिनिश्ड। तो लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग वाटर, फिनिश्ड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ। ट्रॉफ का मतलब होता है जो जिसमें गाय भैंसे वगैरह पानी पीती है ना, जो पानी पीने का जो चारा होता है। एक तो मींजर होता है जहाँ पर खाने पीने को रखते हैं, जो मींजर ठाण वगैरह होती है वो होती है। एक पानी वगैरह ट्रॉफ होता है, ट्रॉफ आप कह सकते हो बहुत सारे चारा वगैरह डालने के लिए, उसको भी हम ट्रॉफ कहते हैं। और ट्रॉफ वही चीज़ है जहाँ पानी वगैरह पीते हैं, चारा वगैरह डालते हैं, वो भी ट्रॉफ कहलाता है। एक मींजर होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका हैड फिनिश्ड, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, फिनिश अपने बाद में जिरंड का इस्तेमाल करता है, फिनिश के बाद हमेशा जिरंड आती है, ठीक है ना। फिनिश डूइंग द वर्क, ठीक है ना, क्योंकि जो काम चल रहा है उसी को तो फिनिश करोगे, चलते हुए काम को फिनिश करोगे। तो फिनिश अपने बाद में जिरंड का इस्तेमाल करता है, फिनिश ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, फिनिश टेकिंग फूड, ठीक है ना, या फिनिश हैविंग लंच, ठीक है ना, इस तरीके से आप यूज करते हो। तो फिनिश के बाद में जिरंड का इस्तेमाल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। फिनिश जो होता है वो अपने बाद में जिरंड का इस्तेमाल करता है। फिनिश प्लस क्या आता है, जिरंड। फिनिश हो गया, बिजी हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, माइंड हो गया, वर्थ हो गया, ये अपने बाद में जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एक्टिविटी पहले होगी ये, ठीक है। तो लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ, एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड, ठीक है ना, ओवर द ब्रो ऑफ द हिल। सेंटेंस 36 क्या कह रहा है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। आपको पता है और या और नॉट का सेंस जब भी कभी आता है उस कंडीशन में आप इफ नहीं, आपको वेदर लगाना होता है। क्या लगाओगे, वेदर। और वेदर यू आर लाइकिंग नहीं, वेदर यू लाइक इट और वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो आपको कहना पड़ेगा सेंटेंस इफ यू लाइक इट और नॉट, ऑल्दो यू लाइकिंग इट और नॉट, वेदर यू हैव लाइक्ड, वेदर यू लाइक इट। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो यू मस्ट गो टू द बुक फेयर वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको तुम्हें उस बुक फेयर में जाना होगा, चाहे तुम्हें उसे, तो चाहे तुम उसे पसंद करो या करो, ठीक है ना। आप बुक फेयर को पसंद करो या ना करो, या आप किताबों को पसंद करो या ना करो, लेकिन आपको बुक फेयर में जाना ही चाहिए। तो आपको कहना पड़ेगा यू मस्ट गो टू द बुक फेयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है, चाहे तुम उसे पसंद करो या ना करो, ठीक है। और या और नॉट की कंडीशन में आपको वेदर का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पर वेदर यू आर लाइकिंग, यहाँ कह रहे हैं कि लाइक एक स्टैटिक वर्ब है, लाइकिंग के सेंस में नहीं, वेदर यू लाइक इट और नॉट आएगा। लाइक भी स्टैटिक वर्ब है, आप ऐसा नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग यू, आपको कहना पड़ेगा आई लाइक यू, ठीक है ना। इस तरह आप ऐसा नहीं कह सकते आई एम लविंग यू, आपको कहना पड़ेगा आई लव यू। तो सेंटेंस जो बनता है ये स्टैटिक वर्ब के सेंस में है। तो आई एम लाइक, यू आर लाइकिंग इट और नॉट नहीं, आपको कहना पड़ेगा यू लाइक इट और नॉट। आप सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल यूज करना पड़ेगा। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो और या और नॉट के सेंस में आप इफ नहीं वेदर का इस्तेमाल है वो आपको करना होगा। तो सेंटेंस आपका कौन सा करेक्ट, आपका आंसर कौन सा बनेगा, डी बनेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है ना। ओके, तो यहां सेंटेंस आपका बन गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। ये था आपका 2019 के प्री के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस, आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कौन सा, जो 2019 के एग्जाम्स के अंदर जो मेंस के जो पेपर्स आपके हुए हैं, ठीक है ना, उस मेंस के पेपर्स के अंदर किस तरह आपके स्पॉटिंग एरर्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।